गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं 12th हिस्ट्री का 10th चैप्टर, जिसमें हम अंग्रेज़ों द्वारा निर्धारित की गई भूराज प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे कि अंग्रेज़ों के द्वारा भूराज इकट्ठा करने के लिए कौन कौन सी प्रणालियाँ लागू की गई थी। जिसमें मुख्य रूप से सबसे पहले आता है बंगाल का इस्तेमारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त, जिसे नाम दिया गया है। दूसरा आता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त और तीसरा आता है महलवाड़ी बंदोबस्त। तो इसके अनुसार लगभग 18वीं शताब्दी में जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की स्थापना हुई तो उसे सेना और प्रशासन का खर्चा चलाने के लिए पैसों की धन की आवश्यकता हुई और इस धन को उन्होंने भारतीय लोगों से भूराजस्व के रूप में वसूल किया, जिसमें 3 प्रणाली लागू की गई थी। जिसमें सबसे पहले आता है हमारा बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त। इस्तेमारी बंदोबस्त को स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है और इसे इजारेदार ठेकेदारी प्रणाली भी कह सकते हैं। इसके अनुसार ज़मीन की जो सबसे ऊंची बोली लगाता था उस ज़मीन को उन ठेकेदारों को दिया जाता था और यह अवधि लगभग 5 वर्ष की होती थी। इस अधिकार के अनुसार ठेकेदार किसानों से भूराजस्व वसूलता था और एक निश्चित भूराजस्व सरकारी खजाने में जमा किया जाता था। इस प्रथा को, जिसे इस्तेमारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है, इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में बंगाल में सबसे पहले इस भूराजस्व व्यवस्था को लागू किया गया था। इसमें कुछ राज्य थे जहां ये सबसे पहले लागू की गई थी, जिसमें बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी सरकार के प्रदेश शामिल थे। और यह व्यवस्था भारत में कृषि के लगभग 19% क्षेत्रों पर लागू की गई थी। इसकी कुछ विशेषताएं दी हुई हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लेना। इस प्रणाली के अनुसार सरकार ने अपनी ज़मीन जमींदारों को दे दी और इसमें ज़मीन का मालिक जमींदारों को मान लिया गया और उन्हें कुछ उनके अधिकारों से वंचित रखा गया और एक निश्चित भूराजस्व उन्हें अदा करने के लिए कहा गया। अगला आता है इसमें भूराजस्व सदैव के लिए निश्चित करना। स्थायी बंदोबस्त के अनुसार जो भूराजस्व प्रणाली थी, जो कर इकट्ठा होता था, वो हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया था और इसमें यह भी तय किया गया कि इसमें कोई वृद्धि या कमी नहीं होगी। और सरकार ने इसके लिए भूराजस्व की जो दर निश्चित की थी वो लगभग 10/11वां भाग था। इसके अलावा जो शेष बचता था वो जमींदारों का अपना हिस्सा होता था। नेक्स्ट आता है इसमें अपना जमींदारों को निश्चित भूराजस्व समय पर जमा करना। इस बंदोबस्त के तहत जमींदार और सरकार के बीच में करार किया गया कि एक निश्चित भूराजस्व सरकारी खजाने में जमींदारों के द्वारा सही समय पर निर्धारित जमा किया जाएगा। अगर कोई जमींदार ऐसा नहीं कर पाता है तो उससे उसकी जमींदारी छीन ली जाएगी। अगला है इसमें न्यायिक अधिकारों से वंचित रखना है कि इस बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों के जितने भी अधिकार थे, सेना रखने का अधिकार है, अपने न्यायालय लगाने का अधिकार है, न्याय देने का अधिकार है, ये सभी अधिकार उनके अंग्रेज सरकार के द्वारा छीन लिए गए और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया गया। इसके बाद आता है इसमें किसानों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। तो इस बंदोबस्त में यह भी निर्धारित किया गया कि सरकार किसी भी तरीके से जमींदार और किसानों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। आगे आता है इसमें लास्ट पॉइंट, अधिकार प्राप्त थे और उनसे अधिकारों से जो वंचित किया गया है। किसान और जमींदारों के जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे। ज़्यादातर जमींदार किसानों से खेती करवा देते, 16 से 18 घंटे ये लोग काम करते थे और उन्हें किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। उन्हें सारे अधिकार से वंचित किया गया था। सारा जो मुनाफा या लाभ होता था वो जमींदार और सरकार के पास जाता था, किसानों के पास इसमें
कुछ नहीं बचता था। तो ये मुख्य रूप से स्थायी बंदोबस्त की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। इसके अलावा इस्तेमारी स्थायी बंदोबस्त के कुछ लाभ दिए गए हैं, जिसमें कुछ विशेष इतिहासकारों ने इस्तेमारी बंदोबस्त के लाभों का वर्णन किया है, जिसमें मुख्य रूप से पर्सिवल स्पीयर आते हैं हमारे। इसके अलावा P.E. रॉबर्ट्स हैं, शारमेन हैं, R.C. दत्त कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने इस बंदोबस्त की कुछ प्रशंसा की है। जिसमें सबसे पहले दिया गया है कि सरकार की आय का निश्चित होना। इस्तेमारी स्थायी बंदोबस्त के अनुसार यह प्रथा सरकार के लिए लाभकारी हुई और इसमें सरकार के द्वारा भू राजस्व एक निश्चित रूप से निर्धारित कर दिया गया। इससे पहले प्रतिवर्ष भू राजस्व घटते और बढ़ते रहते थे, और जिसके कारण सरकार को कम आय मिलती थी। लेकिन भू राजस्व स्थायी होने के कारण सरकार को अपनी आय का पता चल गया, जो अंग्रेज सरकार के लिए, ब्रिटिश सरकार के लिए लाभकारी सिद्ध हुई। उसके बाद आता है प्रशासन में कुशलता का आना। स्थायी बंदोबस्त के कारण सरकार को समय पर भू राजस्व निर्धारित करने के उत्तरदायित्व से छुटकारा मिल गया था। इससे पहले भू राजस्व इकट्ठा करने के लिए सरकार को बड़े स्तर पर लोगों को नियुक्त करना पड़ता था, जिसमें बहुत समय लगता था, बहुत खर्चीली प्रणाली होती थी। लेकिन अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। अब सरकार सीधा जो समय बचता था उसे शासन चलाने में उसका उपयोग करने लगी थी। आगे तक कृषि का समृद्ध होना। इस्तेमारी बंदोबस्त के कारण कृषि में आश्चर्यजनक उन्नति हुई, क्योंकि जमींदार कृषि कार्यों में रुचि लेने लगे थे। वो कृषि को बढ़ावा देने लगे, कृषि के लिए पानी और अन्य चीज़ों की सुविधाएं उपलब्ध कराने लगे। उनका केवल एक उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा फसलें पैदा हों, उत्पादन हो और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें आय प्राप्त हो सके, क्योंकि इसमें निर्धारित किया गया था कि एक निश्चित भू राजस्व सरकारी खजाने में जमा कराना है, बाकी जो बचेगा उस पर केवल जमींदारों का अधिकार होता था। उसके बाद इसकी अगली लाभ बताया गया, इसमें जो फोर्थ है, इसमें ब्रिटिश शासन को स्थिरता लाना होता था। तो इसमें कहा गया कि अंग्रेजों ने जमींदारों को सदैव के लिए भूमि का स्वामी मान लिया था, और जमींदार भी अंग्रेजों के दृढ़ समर्थक हो गए थे। एक सहयोगी वर्ग अंग्रेजों को जमींदार के रूप में मिल चुका था, और उन्होंने हर संकट में अंग्रेजों का सहयोग दिया है। और भारत में ब्रिटिश शासन को स्थिरता प्रदान करने में जमींदारों की मुख्य भूमिका रही है। इसमें एक विशेष इतिहासकार हैं J.C. मार्शमैन। उनका कहना है कि यह एक साहस, बहादुरी और बुद्धिमानी का कार्य था। तो ये इस बंदोबस्त के कुछ लाभ बताए गए हैं। इसके अलावा हम आगे चर्चा करें तो इसमें आता है इस्तेमारी या स्थायी बंदोबस्त के कुछ दोष या कमियां, कि इस बंदोबस्त के अंदर क्या कमी थी। तो इसके लिए भी कुछ इतिहासकारों ने इनके दोषों का वर्णन किया है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे होम्स थॉर्नटन, सेटनकार, R.C. मजूमदार, ताराचंद, P.N. चोपड़ा ये मुख्य इतिहासकार माने जाते हैं, जिन्होंने स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त की आलोचना करते हुए उनके दुष्परिणामों के बारे में चर्चा की है। जिसमें सबसे पहले आता है, आरंभ में इसका जमींदारों के लिए विनाशकारी सिद्ध होना। भू राजस्व प्रणाली जो लागू की गई थी, इस्तेमारी बंदोबस्त, जो सबसे पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अंदर से लागू किया गया था, इस प्रणाली के अनुसार भू राजस्व एक निश्चित दर सीमित कर दिया गया था। और यह प्रणाली शुरुआत में जमींदारों के लिए हानिकारक थी, क्योंकि इसमें जो भू राजस्व की दर थी वो ऊंची रखी गई थी, और उस भू राजस्व को जमींदार समय पर जमा नहीं करवा पा रहे थे, क्योंकि अच्छी फसलें नहीं होती थी। और इसका एक उदाहरण इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है, उदाहरण के अनुसार, कि लगभग 1794 से लेकर के 1815 ईस्वी के बीच में आधे जमींदारों को अपनी ज़मीनों से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि वो समय पर टैक्स नहीं जमा करा पाए, जिसके कारण उनसे उनकी ज़मींदारी छीन ली गई थी। अगला आता है कृषकों के हितों की अवहेलना करना।
इस्तेमारी बंदोबस्त की एक हानि बताई गई है। जो इस कृषक जो थे उनके हितों को उपेक्षा की गई थी, अवहेलना की गई थी। इसमें बताया गया कि प्रमुख दोष ये माना गया कि इसमें कृषकों को कोई अधिकार नहीं दिए गए थे, उनकी उपेक्षा की गई थी और उन कृषकों को केवल जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया था और जमींदार लोग उन पर जुल्म करते थे। उनसे ज़बरदस्ती काम लिया जाता था, उनसे बेगार लिया जाता था, उन्हें किसी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं दी जाती थी और ये लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी या गाढ़ा पसीना बहाने के बाद भी इनके पास कोई सुविधाएं नहीं होती थी। इसके बाद अगला आता है हमारा इसमें सरकार को आर्थिक हानि कि इस्तेमारी बंदोबस्त के कारण सरकार को भविष्य में भारी हानि आर्थिक हानि उठानी पड़ी, क्योंकि शुरुआत में यह प्रणाली सरकार के लिए लाभदायक थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे कृषि का उत्पादन बढ़ता चला गया उसी प्रकार से भूरा इसमें वृद्धि नहीं हो पाई थी और यह स्थायी बंदोबस्त सरकार के लिए लाभकारी न होकर के हानिकारक सिद्ध हुआ और लेकिन यह जमींदारों के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ। उसके बाद आता है इसमें अनुपस्थित जमींदारों का उदय। स्थायी बंदोबस्त में समय के साथ साथ कृषि में उन्नति होने लगी, अधिक मात्रा में फसलों का उत्पादन होने लगा और इसके कारण जो वो शहरों में रहने वाले जमींदार विलासी जीवन व्यतीत करने लगे, क्योंकि उनकी आय बढ़ चुकी थी। एक निश्चित पैसा सरकारी खजाने में जमा कराना होता था और बाकी जो पैसा वो जमींदार के अधिकार में आता था, जिसके कारण जमींदार शक्तिशाली होते चले गए और उन्होंने विलासिता जीवन जीना शुरू कर दिया और वो शहरों में जा कर के बसने लगे। लेकिन किसानों की दशा फिर भी दयनीय रही। उसके बाद आता है अन्य वर्गों पर करों का अधिक बोझ। इस्तेमारी बंदोबस्त के कारण सरकार को प्रतिवर्ष भारी घाटा होने लगा। इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा गैर कृषकों और गैर कृषक वर्गों पर टैक्स बढ़ाने शुरू कर दिए। यह एक अन्यायपूर्ण कार्रवाई थी जिससे अन्य वर्ग के लोग काफ़ी दुखी हुए और वो उस टैक्स को जमा नहीं करवा पा रहे थे, लेकिन अंग्रेज सरकार ज़बरदस्ती उनसे टैक्स वसूल रही थी। तो ये कुछ लाभ दिए गए हैं जो इस्तेमारी बंदोबस्त के कहे जाते हैं। कुछ इतिहासकार आगे इसमें चर्चा करें तो अगला आता है हमारा रेतवाड़ी बंदोबस्त या रेतवाड़ी प्रणाली, जो अंग्रेज़ों के द्वारा जारी की दूसरी भू राजस्व वसूलने की एक प्रणाली मानी गई थी। रेत बोला जाता है किसान को। तो मालवाड़ी में सीधा संबंध अंग्रेज़ों का अंग्रेज सरकार का जमींदारों के साथ होता था, जिन्हें बिचौलिया भी कहा जाता था। इसके अलावा रेतवाड़ी बंदोबस्त में सीधा संबंध अंग्रेज सरकार का किसानों के साथ हो गया। इसमें जमीन का मालिक अंग्रेज़ों के द्वारा किसानों को मान लिया गया और 1820 ईस्वी में मद्रास के अंदर गवर्नर थे जो उस समय थॉमस मुनरो के द्वारा इस बंदोबस्त को लागू किया गया था। और इसके अलावा ये कुछ अन्य प्रांतों में जैसे बम्बई या मुंबई असम के क्षेत्रों में भी इस बंदोबस्त को लागू किया गया था और यह कुल जमीन के लगभग 51% भाग पर इस स्थायी रेतवाड़ी प्रणाली को अंग्रेज़ों के द्वारा लागू किया गया था। इसमें एक और निश्चित किया गया था कि भू राजस्व की दरें लगभग 20 से 40 वर्षों के बीच में अंतराल में बढ़ाई जाती थी, जिसके कारण अंग्रेज सरकार को इसमें फ़ायदा ज़्यादा होता था और किसानों को कम। लेकिन फिर भी इस बंदोबस्त के तहत किसानों की जो दशा थी वो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि किसान ज़मीन के मालिक थे और वो मेहनत करके अधिक मेहनत करके जो फसलें उगाते थे और एक सीमित टैक्स सरकारी खजाने में जमा किया जाता था। इसके अलावा कुछ इसमें दोष भी दिए गए, जिसमें मुख्य रूप से किसानों से बहुत अधिक कर वसूल किया जाता था और यह कुल उत्पादन का लगभग 40 से
55% जितनी वो फसलें पैदा करते थे उसका लगभग आधा हिस्सा सरकारी खजाने में जाता था और आधा हिस्सा किसानों के पास होता था। और इसमें ये भी नीति अपनाई गई थी कि जो भी किसान समय पर अपना टैक्स जमा नहीं करवा आता था तो उससे उसकी ज़मीन छीन ली जाती थी और समय समय पर भू राजस्व में वृद्धि की जाती थी। और वास्तव में इस बंदोबस्त में जमींदारों की अपेक्षा सरकार किसानों का शोषण कर रही थी। आगे दिया इसमें महलवाड़ी बंदोबस्त, जो हम पहले कर चुके हैं कि यह बंदोबस्त अंग्रेज सरकार का किसानों के साथ हुआ था। और यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बंदोबस्त को रॉबर्ट वर्डन और जेम्स थॉमसन, जो अंग्रेज अधिकारी थे, उनके द्वारा माल लागू किया गया था। और यह प्रणाली महलवाड़ी बंदोबस्त के नाम से जाने गई। इसे उत्तर प्रदेश में रॉबर्ट वर्डन और जेम्स थॉमसन के द्वारा लागू किया गया। इसके बाद इसे पंजाब में लागू किया गया था। इसमें महाल का मतलब होता है गांव, पूरे गांव को या गांव के समूह को मिलाकर के महल कहा जाता था, जहां पर बहुत सारे लोग मिलकर के रहते थे और क्रियाएं करते थे। इसमें सरकार के द्वारा बंदोबस्त के अंदर सरकार के द्वारा जमीन का मालिक गांव को मान लिया गया और एक निश्चित धनराशि निश्चित समय पर सरकारी खजाने में जमा करने के लिए कहा गया। तो इसमें मुख्य भूमिका जो होती थी गांव के मुख्य व्यक्तियों की, वो अपने गांव के प्रत्येक व्यक्ति से निश्चित भू राजस्व इकट्ठा करते थे और एक निश्चित समय पर उसे सरकारी खजाने में जमा कराया जाता था। तो इसे महलवाड़ी बंदोबस्त के नाम से इसे जाना गया था। इसके अलावा इसकी कुछ हानियाँ भी होती थी, जिसमें बताया गया है कि अगर कोई किसान भू राजस्व समय पर नहीं जमा करा पाता था तो सामूहिक भाईचारे के रूप में सभी को इसका टैक्स सरकार को देना होता था। इससे गांव के लोगों को हानि होती थी, लेकिन इससे सरकार को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं उठानी पड़ती थी। और इस प्रणाली को सबसे उत्तम व्यवस्था माना गया क्योंकि इसमें रैयतवाड़ी और इस्तेमारी बंदोबस्त के गुण विद्यमान थे। इसमें आगे चर्चा करें ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। इसमें हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करें तो इस ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा है। जो गांव होते थे वो आत्मनिर्भर होते थे, अपनी आवश्यकता की जितनी वस्तुएं होती थी, रोटी कपड़ा और मकान, वो स्वयं पैदा कर लेते थे। लेकिन इसमें सरकार ने ज़मीन का मालिक किसानों को मान लिया तो ज़मीन से उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता था। एक निश्चित भू राजस्व समय पर उन्हें जमा कराना होता था। इसके अलावा ये कार्य ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जाता था और ये ग्राम पंचायत गांव के झगड़ों का निपटारा करती थी। इसके अलावा अंग्रेज़ ग्राम पंचायती मामलों में हस्तक्षेप कर सकते थे। इसके लिए उन्होंने अंग्रेज़ों के द्वारा कुछ सरकारी विशेष अधिकारी नियुक्त किए, जिसमें जो भू राजस्व इकट्ठा करते हैं अधिकारी, पुलिस, न्यायिक अधिकारी जो शासन चलाने में भूमिका निभाते थे। और टैक्स एक निश्चित रूप में अंग्रेजों के पास गांव के लोगों को जमा कराना होता था। इसलिए किसान ऐसी फसलें उगाने के लिए मजबूर हुए जिन्हें बाज़ार में बेचा जा सके और जिससे अच्छे पैसे मिल सकें और वो एक टैक्स सही समय पर जमा करा सकें। अब इसमें किसान को भूमि का मालिक मानने के बाद वो उसे गिरवी रख सकते थे, किसी दूसरे के हाथ कर सकते थे, हस्तांतरित कर सकते थे। अब किसानों को ज़मीन से बेदखल किया जा सकता था और गांव से बाहर बहुत सी उत्पादित चीज़ें पहुंचने के कारण स्थानीय दस्तकारों के जो धंधे होते वो चौपट हो गए थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह गांव जो आत्मनिर्भर होते थे और वह आत्मनिर्भरता इस प्रणाली के अनुसार समाप्त हो गई थी। आगे इसमें चर्चा करें हम पांचवी रिपोर्ट। तो पांचवी रिपोर्ट के बारे में चर्चा करें कि पांचवी रिपोर्ट 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में प्रकाशित हुई थी और इसलिए इसे पांचवी रिपोर्ट कहा जाता है क्योंकि इससे पहले 4 रिपोर्टें प्रकाशित हो चुकी थी और ये पांचवी रिपोर्ट थी, इसलिए इसे पांचवी रिपोर्ट के नाम से जाना गया है।
और इस रिपोर्ट के अंतर्गत कंपनी भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी उसके बारे में जानकारी देना या जानकारी रखना ही पांचवी रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट के प्रकाशन के कुछ कारण दिए इसमें कि सबसे पहले इसमें आता है ब्रिटेन के उद्योगपतियों द्वारा दबाव। तो इसमें बताया गया कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम से बंगाल की दीवानी प्राप्त कर ली थी। बंगाल की दीवानी का मतलब है कर वसूल करने का अधिकार। अब इसमें जो बंगाल का शासक था वो वास्तविक शासक ने होकर के अंग्रेजों की हाथों की कठपुतली बन चुका था, और जो भी अंग्रेज सरकार के आदेश जारी होते थे उन्हीं आदेशों के अनुसार बंगाल के शासक शासन व्यवस्था करते थे या शासन चलाते थे। इसके अलावा ब्रिटेन के बहुत से उद्योगपतियों ने इस बात के लिए दबाव बनाया कि कंपनी को भारत और चीन के साथ व्यापार करने के अधिकार दिया जाए, एक अधिकार दिया जाए तथा उन्हें भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति भी दी जाए। नेक्स्ट आता है इसमें कंपनी का कुशासन। इसमें बताया गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित होने के पश्चात उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार फैल गया था, और अंग्रेज जो अधिकारी कंपनी के द्वारा भारत में शासन चलाने के लिए भेजे गए थे वो किसी ना किसी गलत तरीके से, उनका केवल एक उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करना, और इस बात की चर्चा ब्रिटिश संसद में अखबारों में चलती रहती थी। कंपनी के प्रशासन को सुधार लाने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद के द्वारा 1773 में एक एक्ट पारित किया गया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 1784 में एक एक्ट पास किया गया जिसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आता है इसमें अगला जो हमारा है रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार इस पांचवी रिपोर्ट को परिवर समिति के द्वारा पारित किया गया था, और इस रिपोर्ट के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों के बारे में चर्चा की गई थी, और यह रिपोर्ट 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। इस रिपोर्ट में लगभग 1002 पृष्ठ थे, और इनमें 800 से अधिक पृष्ठों में विशिष्ट मुख्य जो माने गए थे। इनमें जमींदारों और रेतों की अर्जियां, भिन्न भिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट और बंगाल मद्रास के राजस्व और न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणियों को भी इसमें सम्मिलित किया गया था। थैंक यू स्टूडेंट, सेफ होम, स्टे होम।